Hello everyone, welcome to DP Astrology. If you are new to my channel, please like, share and subscribe. And if you want personal readings and consultations from me, please check out the email address given in the description box. And if you like this video, you can even hype this video. So in this video, we will see the conjunction of Venus with all other planets. सारे प्लैनेट्स के साथ कंजंक्शन कैसे वर्कआउट होता है वीनस का और वो कैसे रिजल्ट्स देता है, हम वन बाय वन हर एक प्लैनेट के लिए रिजल्ट्स देखेंगे। और अगर आपके चार्ट में एक से ज़्यादा प्लैनेट कंजंक्ट है वीनस के साथ, तो आप वो दोनों प्लैनेट्स के रिजल्ट्स को देख सकते हो और एक कंबाइन रिजल्ट आप निकाल सकते हो कि वो कैसे रिजल्ट्स देता है। और इवन ये जो कंजंक्शन है वीनस का विथ ऑल अदर प्लैनेट्स, आप उसको अपने अदर डिविजनल चार्ट्स में भी देख सकते हो कि वो आपके कोई D9 चार्ट में या फिर इवन D10 ऐसे चार्ट्स में भी बन रहा है, तो आप उससे भी रिजल्ट्स देख सकते हो। वहाँ से भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया आएगा कि वो कैसे रिजल्ट्स देंगे। एंड ये जो सारे रिजल्ट्स है वो डिपेंड करते हैं कि ये दोनों प्लैनेट जो कंजंक्शन में है वो कितने डिग्रीज पर बैठे हुए हैं, कौन से साइन में है, कौन से नक्षत्र में है, कौन से हाउस में ये कंजंक्शन बन रहा है, मतलब ये सारे कौन से लॉर्डशिप है दोनों प्लैनेट की। तो ये सारा चीज़ें इस पर भी डिपेंड करता है हम डीपर अगर जाए तो। बट हम यहाँ पर जनरल वे में दिखेंगे कि दो प्लैनेट्स जब कंजंक्ट होता है, मतलब एक वीनस के साथ दूसरे सारे प्लैनेट्स, तो वो कैसे रिजल्ट देते हैं। नाउ फर्स्ट वी विल बिगिन विथ वीनस सन कंजंक्शन। जब भी हम देखते हैं कि वीनस और सन का कंजंक्शन है, तो हमारे दिमाग में पहले आता है कि ये कंबस्ट है या नहीं। सो कंबशन जो होता है वीनस का स्पेशली, वो हम चेक करते हैं कि वीनस कौन से डिग्री पर बैठा हुआ है। इफ़ वीनस इज प्लेस्ड 8 डिग्री अपार्ट फ्रॉम सन, तो यहाँ पर वो कंजंक्शन में मतलब है वो कंबस्ट माना जाएगा। और ये कंबशन है वो डिपेंड करता है कि मतलब कितना पास में है। जितना ज़्यादा पास में होगा, मतलब डिग्रीज वीनस और सन दोनों की डिग्रीज जितनी क्लोज होंगे, उतना ज़्यादा स्ट्रांगली ये कंबशन वर्क करता है। और ये मेजॉरिटी ऑफ चार्ट में देखने मिलता है वीनस सन कंजंक्शन, क्योंकि ये हमेशा एक घर आगे पीछे ही मिलते हैं। सो इसी वजह से इनका कंजंक्शन फ्रीक्वेंटली देखने मिलता है बहुत सारे चार्ट्स में। यहाँ पर जो ऐसे पर्सन्स होते हैं जिनका एक कंजंक्शन बन रहा है, दे मे हैव वंस इन लाइफ फेल्ट बर्न्ड इन देयर लाइफ, इन देयर लव लाइफ, बिकॉज यहाँ पर जो सन की जो फायर एनर्जी है वो यहाँ पर प्ले आउट करती है। बिकॉज ऐसे लोग जो होते हैं वो काफ़ी ट्रू लवर काइंड ऑफ पर्सन होता है। दे लव फ्रॉम द बॉटम ऑफ देयर हार्ट्स। तो ऐसे काइंड ऑफ उनका सोल लेवल कनेक्शन होता है अपने पार्टनर के साथ, लव पार्टनर के साथ। अगर ये बेनिफिक कंजंक्शन बन रहा है तो बेनिफिक प्लेसमेंट्स है तो यहाँ पर ऐसे एकदम ट्रू लव और डिवोशन वाला जो सोल लेवल वाला जो लव है, वहाँ पर वो उनके साइड से ये ऐसे लव होता है। बट यहाँ पर क्या होता है, जो सन है वो किंग है, राइट। वो मतलब एक किंगडम को रूल करता है, राइट। तो वो वहाँ पर अपने जो किंगडम है, अपना जो एरिया है, वहाँ पर वो अधिकार जमाना चाहता है। जो सन की जो हम स्टोरी देखें तो वो जो वहाँ पर अपना अधिकार जमाता है, वो कभी कभी डोमिनेंस भी लग सकता है। मतलब अगर हम इसको लव रिलेशनशिप में देखें या फिर मैरिज लाइफ में देखें, तो ये ऐसा फील हो सकता है कि सामने वाला इंसान काफ़ी डोमिनेंट वे में बिहेव कर रहा है, बिकॉज वो एक सन लाइक पर्सनैलिटी है वहाँ पर। और रादर ये जो सन लाइक पर्सनैलिटी है वो सिर्फ डोमिनेंस को शोकेस नहीं करती है, वो शोकेस करती है कि ऐसा इंसान खुद को एज अ किंग समझ रहा है और वो खुद को रिस्पॉन्सिबल समझता है अपने लव्ड वंस को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको उनकी देखभाल करने के लिए। एंड दैट्स वाई वो डोमिनेंस वहाँ पर आता है, वो अथॉरिटी जमाना चाहता है। बिकॉज किंग का बिहेवियर, किंग किस वजह से किंग है, बिकॉज लोग उनको किंग मानते हैं, इसके वजह से वो किंग है। तो दैट्स वाई वो अथॉरिटी उनको मिलनी चाहिए, दैट्स वाई वो डोमिनेंस दिखाना चाहता है या फिर अथॉरिटेटिव वे में बिहेव करते हैं। पर यहाँ पर अगर ये गलत वे में कम्युनिकेट हो रहा है सामने, वो ट्रू फीलिंग्स यहाँ पर वो सामने वाला इंसान समझ नहीं पाता है। इनकी जो ट्रू फीलिंग्स होती है, जिनके भी चार्ट में वीनस और सन कंजंक्शन है, तो वो जो ट्रू फीलिंग्स है वो सामने वाला समझ नहीं पाता है। पर
उनको ये लगता है, सामने कम्युनिकेट वो होता है कि ये लोग काफ़ी डोमिनेंट है या फिर काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट है, कंट्रोलिंग वे में बिहेव करता है। तो इसके वजह से फिर मतलब इश्यूज देखने मिलते हैं और इवन ब्रेकअप्स होता है, हार्ट ब्रेक होता है इनका, एंड दैट्स वाई दे फील बर्नड इन देयर लव लाइफ। और इसी की वजह से इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आता है। ये जो एक एक मेजर ब्रेकअप इनकी लाइफ में ज़रूर होता है और वो काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव होता है इनके लिए, बिकॉज वो उनका एक नज़रिया ही चेंज करके रख देता है टूवर्ड्स द लव रिलेशनशिप्स एंड यूनियनशिप, टूवर्ड्स द मैटर ऑफ मैरिज एंड ऑल थिंग्स। बिकॉज जो सन है वो फायर को रिप्रेजेंट करता है और फायर है वो ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाती है। अगर कोई भी चीज़ बर्न हो जाती है तो वो चीज़ ट्रांसफॉर्म हो जाती है, उसका फेस पूरा चेंज होता है। मतलब वो सॉलिड से लिक्विड हो सकती है, मतलब लकड़ी जला दो तो वो कोयला बन जाती है, पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाता है मैटर। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन को भी दिखाता है फायर, एंड दैट्स वाई ऐसे लोगों में ब्रेकअप्स के बाद काफ़ी ज़्यादा हैवी ट्रांसफॉर्मेशन देखने मिलता है। उनकी पूरी पर्सनालिटी, उनकी थिंकिंग, उनके जो आइडियोलॉजीज़ है मैरिज मैटर्स को लेकर या फिर रिलेशनशिप को लेकर, वो सारे चेंज हो जाते हैं। जिनके भी चार्ट में सन वीनस कंजंक्ट है और वो whenever they are in the love, they always want to express themselves with creativity. मतलब कुछ ना कुछ क्रिएटिव वे में उनको एक्सप्रेस करना होता है अपना लव, अपना अफेक्शन। इवन उनका जो समटाइम्स उनका जो लव लैंग्वेज होता है या फिर जो अपना लव एक्सप्रेस करने का तरीका होता है, वो कभी कभी सामने वाले को समझ में नहीं ही आएगा। मतलब वो गलत तरीके से कम्युनिकेट भी हो सकता है, वो कभी एरोगेंट दिख सकता है, कभी बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक नेचर दिख सकता है। हम कहते हैं सो टू से जो रेड फ्लैग्स होते हैं वो मतलब उनको लग सकते हैं सामने वाले को। और ये जो क्रिएटिविटी मैं बोल रहा था वो उनकी लाइफ में भी दिखती है। मतलब उनकी लाइफ में भी वो क्रिएटिवली एक्सप्रेस करना चाहते हैं थ्रू देयर हॉबीज और थ्रू देयर पैशंस, बिकॉज दे ऑलवेज अप्रिशिएट दिस काइंड ऑफ क्रिएटिविटी, हॉबी और पैशंस। सो इसी की वजह से आप देखोगे आइदर उनको हॉबी या फिर इंटरेस्ट होगा ऐसे कोई भी क्रिएटिव एक्सप्रेशंस में, या फिर वो दूसरों के जो भी क्रिएटिव एक्सप्रेशंस होंगे उनको हमेशा अप्रिशिएट करेंगे, क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। और यहाँ पर जो सन की एनर्जी है वो ऐसे इंसान को काफ़ी पॉलिटिकल बनाती है, और जो वीनस की एनर्जी है वो काफ़ी डिप्लोमेटिक बनाती है। तो यहाँ पर जो ऐसा जो इंसान होता है वो काफ़ी प्रैक्टिकल और पॉलिटिकली करेक्ट वे में बिहेव करता है। मतलब उनका जो स्टांस होगा, उनका जो स्टेटमेंट होंगे वो हमेशा पॉलिटिकली करेक्टेड होंगे, स्पेशली अगर ये फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस और 10th हाउस में बनता है कंजंक्शन, तो आपको ये देखने मिल सकता है। इवन ये जो आपके मैरिज लाइफ है फिर रिलेशनशिप्स में भी ये चीज़ रिफ्लेक्ट होती है कि ऐसे इंसान हमेशा पॉलिटिकली करेक्ट वे में ही अपने जो व्यूज़ है, अपने आइडियोलॉजीज़ है वो सामने रखेंगे मैरिज रिलेटेड मैटर्स में या फिर रिलेशनशिप्स में। दे ऑलवेज बी वेरी प्रैक्टिकल इन द लव रिलेशनशिप्स। और मैंने देखा है कि इनके जो फादर्स होते हैं वो भी काफ़ी हद तक डिप्लोमेटिक होते हैं। दे वैल्यू द ब्यूटी the person holds, and even they value the comfort and the facilities also। और इनका जो मैरिज है वो 25 ईयर्स के बाद हो सकता है। देयर इज़ अ हाई चांस कि ये इनका मैरिज 25 ईयर्स के बाद ही हो, बिकॉज ये सन और जो वीनस का कंजंक्शन है वो दिखाता है कि एक बार यहाँ पर ब्रेकअप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बिफोर मैरिज, बिकॉज दैट हार्ट ब्रेक लीड्स टू द different ideology of themselves for the matter of marriage and relationships। और अगर ये कंजंक्शन फर्स्ट हाउस या फिर सेकंड हाउस में बनता है तो ऐसा इंसान काफ़ी वेल ग्रूम्ड होता है, वेल प्रेजेंटेड होता है, उनको स्किन केयर पसंद हो सकता है, वो अपने लुक्स या फिर अपीयरेंस पर काफ़ी काम करता है, उनको ये ज़्यादा मैटर करते हैं ये सारी चीज़ें, अपना लुक्स, अपना अपीयरेंस। और दे में इवन लव द ब्रांडेड क्लोथ्स और accessories, perfumes or these kind of stuffs that makes them look different or rather rich, बिकॉज जो वीनस और सन का ये जो कॉम्बिनेशन है वो दोनों, मतलब वीनस जो है लग्जूरियस चीज़ों को दिखाता है और जो सन है वो
रॉयल चीज़ों को दिखाता है, रॉयलिटी को दिखाता है, स्टेटस को दिखाता है। तो ब्रांडेड क्लोथ्स मतलब और जो कंफर्ट को प्रोवाइड कर रहा है, ऐसे सारी चीज़ों मतलब ये कॉम्बिनेशन अगर फर्स्ट सेकंड हाउस में बन रहा है इन सर्टन साइंस, तो ये आप देख सकते हो। नाउ वी विल डिस्कस वीनस मून कंजंक्शन। अगर आपके चार्ट में वीनस मून कंजंक्शन है तो ये दिखाता है कि आप काफ़ी इमोशनल होंगे और यू वांट टू फील एवरी इमोशंस। मतलब जो हम नवरस कहते हैं, जो एक्टिंग की हम लोग बात करें तो उसमें जो 9 तरह के मतलब इमोशंस को बताया गया है, तो यू वांट टू फील एवरी काइंड ऑफ इमोशंस, बी इट बी एनीथिंग लाइक एंगर हो गया या फिर सैडनेस हो गया, हैप्पीनेस हो गया, सारे तरह के इमोशंस यू वांट टू फील, यू वांट टू एक्सप्रेस। They especially love to listen music or watch movies or dance related to these emotions because they wants to cater these emotions, they want to live these emotions. जैसे कि अगर हम एग्जांपल समझे तो अभी ये लोग सैड होंगे तो ये लोग सैड मूवी देखेंगे या फिर सैड सॉन्ग देखेंगे या फिर कोई भी सैड गज़ल शायरी ये सब सुनेंगे, या फिर ये लोग जब हैप्पी होंगे तो वैसी मूवी सॉन्ग सुनेंगे, या फिर इनको डांस पसंद है तो वो वैसा डांस करेंगे, या फिर इवन डांस से भी वो एक्सप्रेशन आता है, इवन सिंगिंग से भी आ सकता है। अगर इनको सिंगिंग आती है, सिंगिंग पसंद है तो वो अपना एक्सप्रेशन सिंगिंग से भी वो इमोशंस फील करते हैं। दे वांट टू जस्ट फील द इमोशंस बाय एनी मीन्स। और इसी के लिए ये लोग काफ़ी सेंसिटिव भी होते हैं। दे आर वेरी सेंसिटिव एंड इवन दे फील्स अदर्स इमोशंस एज वेल। मतलब दूसरों के लाइफ में अगर कोई दुख हो रहा है मतलब या फिर कुछ ऐसी सारी उनके जो इमोशंस है वो भी ये लोग कभी कभी फील कर जाते हैं। सो दैट्स वाई दे आर वेरी सेंसिटिव, वेरी फ्रेजाइल whenever it comes to their emotions। और यहाँ पर मैंने देखा है जिनके भी चार्ट में मैंने वीनस मून कंजंक्शन देखा है, तो यहाँ पर दे हैव द क्वालिटीज ऑफ हीलिंग एंड नर्चरिंग, लाइक नर्चरिंग विथ मदरली टीचिंग्स एंड केयरिंग। लाइक हम एक जो मून है हम उसको एक मदर की तरह भी देख सकते हैं, जो मदरली लव होता है वो, और इवन हीलिंग को। और ये जो कंजंक्शन बनता है वीनस के साथ मून का, तो ये ऐसे इंसान की नेचुरल क्वालिटी बन जाती है कि दूसरों को हीलिंग या फिर नर्चरिंग वे में प्रोटेक्शन देना या फिर टीचिंग्स देना। तो ये इनकी क्वालिटीज़ बन जाती है और ये दे केयर फॉर देयर लव्ड वंस, दे केयर लाइक मदर फॉर द लव्ड वंस। एंड आई हैव सीन दिस मैनी टाइम्स। मैंने काफ़ी सारे कंसल्टेशंस में देखा है कि जहाँ पर ऐसे कंजंक्शन बनते हैं मून और वीनस का, तो ऐसे लोगों को म्यूज़िक सुनना भी काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है। लाइक म्यूज़िक एज पर देयर टेस्ट, मतलब उनका जो भी मूड चल रहा है उसके हिसाब से म्यूज़िक सुनना, और या फिर शायरी गज़ल या फिर पोएम कुछ भी ऐसे मतलब सुनना या फिर पढ़ना देखना। तो ये सब उनको मतलब बेसिकली क्रिएटिव वे में अपने जो एक्सप्रेशंस है, इमोशनल एक्सप्रेशंस उसको दिखाना वो पसंद होता है। बिकॉज जब भी ये लोग सैड होंगे तो उनको वो एक्सट्रीम इमोशन फील करना होगा, जब भी ये लोग हैप्पी होंगे तो वो उनको एक्सट्रीम इमोशंस फील करना होगा, एंड दैट्स वाई दे डू सो दिस थिंग्स। एंड इवन आई हैव सीन कि अगर सपोज ये कंजंक्शन 4th हाउस में बनता है तो ऐसे लोगों को स्पेशली रात को अपने प्राइवेट स्पेस में ये मतलब म्यूज़िक एंड ये सब सुनना पसंद होगा। तो ऐसे आप इसको देख सकते हो। एंड इफ दिस पर्सन्स गेट इनटू अ रिलेशनशिप और अ मैरिज, दे आर वेरी इमोशनली इन्वेस्टेड इन दैट। उनका अटैचमेंट उतना नेक्स्ट लेवल चले जाता है कि जहाँ पर माइनर चेंज भी अगर होगा रिलेशनशिप में या फिर मैरिज लाइफ में तो वो उनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर जाता है, और उसके वजह से उनके माइंड और इमोशंस काफ़ी फ्लक्चुएट हो जाते हैं, मतलब हिल जाते हैं ऐसे इंसान पूरे। अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा चेंजेस आ जाता है तो वो इमोशनली काफ़ी अनस्टेबल हो जाते हैं। सो दैट्स वाई वो काफ़ी इमोशनली इन्वेस्टेड हो जाते हैं ऐसे चीज़ों में और अटैच्ड हो जाते हैं काफ़ी जल्दी। और ऐसे लोगों को अपना जो लव पार्टनर है फिर मैरिज लाइफ में स्पाउस है, उनको काफ़ी एक छोटे बेबी की तरह ट्रीट करना होता है। लाइक
इन वेरी नर्चरिंग वे, केटरिंग वे। उनको उनकी देखभाल करना काफ़ी पसंद होता है। उन्होंने खाना खाया या नहीं, उन्होंने सर्टेन चीज़ें की या नहीं, वैसे उनको नर्चर करना, उनको उनकी टेक केयर करना, वो उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है। एंड इन रिटर्न दे वांट आल्सो फ्रॉम देयर स्पाउस और फ्रॉम देयर लव्ड वंस। उनको लगता है कि अगर मैं ये चीज़ दे रहा हूँ या दे रही हूँ, तो रिटर्न में भी उनको वो मिलना चाहिए। वो उनका एक अनआस्क्ड एक डिमांड काइंड ऑफ होता है, और पर वो अगर फुलफ़िल नहीं होता है, तो फिर वहाँ पर प्रॉब्लम्स आती है। मतलब मेजरली ये फुलफ़िल नहीं होता है, इसी वजह से उनको मतलब ऐसे फ़ील होता है कि मतलब उनकी साइड से तो ये इमोशंस, नर्चरिंग, केटरिंग ये सब जा रहे हैं, पर वो सामने से उनको नहीं मिल रहा है, और इसकी वजह से वो लोग हमेशा हर्ट फील करते हैं। बिकॉज़ वो इमोशनल है, वो इमोशनली केटर करना चाहते हैं दूसरों को, पर सामने वाला ज़रूरी नहीं है वो करे इन द रिटर्न। तो और इसी की वजह से वो ओवर एक्सपेक्टेशंस भी कभी-कभी आ जाते हैं, और इसी की वजह से हमेशा ये हर्ट ही फील करते हैं। बिकॉज़ हम कह नहीं सकते इनको कौन सी छोटी से छोटी बात भी चुभ जाए या फिर बुरी लग जाए, और इसी की वजह से इनको मतलब सैटिस्फाई करना, इनके इमोशंस को कैटर करना बहुत ही मुश्किल होता है। एंड ऑल्सो दे आर वेरी प्रोटेक्टिव फॉर द स्पाउस और लव्ड वंस। ज़्यादातर लोग कंसिडर करते हैं मार्स का या फिर केतु का अगर कोई कंजंक्शन या फिर एस्पेक्ट हो रहा है तो ये हो सकता है, बट आई हैव सीन दिस फॉर वीनस मून ऑल्सो, कि ये लोग भी काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं for their spouse or loved ones. They always want to be surrounded by themselves. Like उनको हमेशा अपने स्पाउस के या फिर अपने लव पार्टनर के साथ ही रहना है, या फिर इर्द गिर्द ही रहना है आसपास। मतलब वो अगर दूर रह रहे या फिर कनेक्शन नहीं है, इवन थ्रू फ़ोन या फिर कुछ भी कनेक्शन कट हो रहा है, तो वहाँ पर उनको प्रॉब्लम आती है। एंड यू विल ऑलवेज सी द मूड स्विंग्स इन द रिलेशनशिप और इन द मैरिज। मूड स्विंग्स के वजह से भी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज देखने मिलते हैं मैरिज या फिर रिलेशनशिप में। बट आई मस्ट से these people are very romantic, very affectionated and full of love. They like love from their bottom of their hearts. They value the intimacy and physical closeness, because that makes them very happy and they feel very secured in these gestures. I've even seen they have so much expectations from the relationship of or marriage, even from their partners too, because इनको हमेशा डिज़ायर्स काफ़ी ज़्यादा होती है, एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा होती है अपने मैरिज या फिर अपने रिलेशनशिप को लेकर, या फिर इवन अपने स्पाउस या फिर लव पार्टनर से, बिकॉज़ उनको वो रिटर्न में हमेशा चाहिए होता है वो नर्चरिंग एंड केटरिंग बिहेवियर ऑफ देयर स्पाउस। तो वो उनको नहीं मिलता है तो वो हर्ट होता है। और अगर यहाँ पर केतु का इन्फ्लुएंस आ रहा है या फिर 12th हाउस से कोई कनेक्शन बन रहा है, तो आप देखोगे कि ऐसे इंसान काफ़ी ड्रीमी या फिर इमेजिनेटिव होते हैं। हम कहते हैं ना, वो डिलुलु लैंड में ही होता है अपने मैरिज या फिर रिलेशनशिप को लेकर कुछ ना कुछ अपना माइंड में अपने ही एक सिनेरियोज क्रिएट करते हैं, उसी में मतलब उनकी दुनिया एक अलग चलती रहती है। Like Delulu is the only Sululu for them. This kind of stuff we can see if this conjunction is happening in the 12th house or in the 4th house, or conjunction with Ketu or aspect of Ketu. एंड द लास्ट थिंग, यहाँ पर उनको ब्रेकअप में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। ब्रेकअप्स आर सो पेनफुल फॉर देम बिकॉज दे कैन नॉट ईजीली एस्केप फ्रॉम अ रिलेशनशिप सो क्विकली, बिकॉज दे आर सो मच इन्वेस्टेड। दे कांट गेट ओवर दैट ईजीली। उनको डिप्रेशन हो सकता है, उनको काफ़ी ज़्यादा एनजाइटी इश्यूज हो सकते हैं, और वो स्लोली एंड ग्रेजुअली मूव होंगे। दे कैन नॉट क्विकली शिफ्ट to the next relationship or to the next person, because they are so much invested into the person that they will take time around even 1 year to move on also. Now we will see the results of Venus conjunct with Mars. अगर आपके चार्ट में Venus Mars conjunction है, तो ऐसे लोगों को काफ़ी करेजियस, कंपेटिटिव और इंडिपेंडेंट लव पार्टनर या फिर स्पाउस पसंद आते हैं,
because they want the same kind of energy as Mars reflect here. वीनस हमारे पार्टनर्स या फिर हमारे स्पाउस को शो करता है, और जो मार्स की एनर्जी है यहाँ पर वो काफ़ी कंपेटिटिव या फिर इवन करेजियस क्वालिटीज़ लेके आती है आपके स्पाउस में। तो ऐसे लोगों में वो काफ़ी ज़्यादा ये होता है कि उनको ऐसे एनर्जी वाले लोग ही पसंद आते हैं, ऐसे लोगों की तरफ ही ये लोग अट्रैक्ट होते हैं। और ये जो लोग होते हैं वो रिलेशनशिप में काफ़ी डोमिनेटिंग, एक्सट्रीमली लाइक पैशनेट, ओवर प्रोटेक्टिव और हाईली पजेसिव और कंट्रोलिंग भी हो सकते हैं। बिकॉज ये जो मार्स की एनर्जी है वो हमेशा प्रोटेक्ट करके रखना चाहती है अपने जो किसको, वीनस के साथ कंजंक्ट है तो अपने स्पाउस को, अपने लव पार्टनर को, अपने लव्ड वंस को बेसिकली। तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा पजेसिव हो जाते हैं, और ये पजेसिवनेस फिर कभी कभी ओवर प्रोटेक्टिवनेस में जाता है, फिर डोमिनेंस आता है और कंट्रोलिंग नेचर आता है, और उसकी वजह से भी कोई इश्यूज़ देखने मिलते हैं फिर। But they have very intense level of love and very deep emotions with their loved partners and with their spouse, because ये लोग काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट भी करते हैं। जितना ये डोमिनेंस दिखाते हैं, जितना ये हक जमाते हैं दूसरे पर्सन पर उतना ही उनको अफेक्शन भी होता है, उतना ही उनको लव भी होता है। बट जस्ट कि वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंटली ये चीज़ दिखाते हैं, और ये अगर बेनिफिक तरीके से वर्कआउट कर रहा है, बेनिफिक रिजल्ट्स दे रहा है, तो ऐसे इंसान काफ़ी हाईली कमिटेड होते हैं, काफ़ी लॉयल पर्सन होते हैं लव या फिर रिलेशनशिप में, और इवन मैरिज लाइफ में भी। पर अगर ये मेलिफिक तरीके से वर्कआउट कर रहा है, मेलिफिक रिजल्ट्स दे रहा है यहाँ पर, तो ऐसे इंसान फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी पड़ते हैं, या फिर मल्टीपल लव रिलेशनशिप्स इनके होते हैं, इवन मल्टीपल फिजिकल रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं। बिकॉज दिस एनर्जी, वीनस मार्स एनर्जी सिटिंग इन टुगेदर इन अ पर्टिकुलर साइन, दिस शोज दैट दे माइट बी इवन हाईली सेंशुअल और वेरी एक्टिव फिजिकल रिलेशनशिप भी दिखाता है ये। सो इनमें भी ये लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन ये कौन से साइन में बन रहा है, कौन से हाउस में बन रहा है। एंड दे आर वेरी हाई एनर्जीज, इनकी जो एनर्जीज होती है ऐसे लोगों की वो काफ़ी हाई होती है, एंड दैट हाई एनर्जीज गोज टूवर्ड्स द समटाइम्स एक्सेसिव मास्टरबेशन और एक्सेसिव सेंशुअल थॉट्स। तो इसी के वजह से उनको इस चीज़ पर कंट्रोल लाना ज़रूरी होता है, बिकॉज मार्स शोज योर एनर्जी एंड योर फिजिकल एक्सर्शंस एज वेल। सो इसी के वजह से यहाँ पर जो एनर्जी है ये वीनस के कैटेगरी में जाती है मार्स की, और यहाँ पर ऐसी एक्टिविटीज़ में, सेंशुअल एक्टिविटीज़ में इंसान अगर जाता है तो वो एक काफ़ी लूप में हो जाता है, और यहाँ पर काफ़ी मैंने इश्यूज भी देखे हैं। और मैंने देखा है इन सम कंडीशन, सम प्लेसमेंट्स, ऐसे लोगों को एंशिएंट स्क्रिप्चर्स या फिर ओरिएंटल टेक्स्ट का भी नॉलेज होता है। ये लोग एक्टिवली वो नॉलेज गैदर भी करते हैं। इवन यू मे सी, अगर आप अपने 20s में हो अभी, तो मे बी लेटर आप 30s या फिर 40s में भी एक्सप्लोर कर सकते हो ये चीज़, ये कभी भी एक्टिवेट हो सकती है। बट मैंने देखा है कहीं ना कहीं ऐसे लोग एंशिएंट स्क्रिप्चर्स या फिर ओरिएंटल टेक्स्ट के तरफ भी अट्रैक्ट होते हैं और वहाँ से भी नॉलेज गैदर करते हैं। ये लोग काफ़ी एम्बिशियस होते हैं और वेरी competitive होते हैं to accumulate wealth and luxuries. Whenever it comes to accumulate status, rather than status, it is very much related to accumulating wealth and luxuries. So यहाँ पर ये लोग काफ़ी अग्रेसिव हो जाते हैं, काफ़ी competitive हो जाते हैं, इनके ambitions वैसे हो सकते हैं। और ये लोग काफ़ी अच्छे भी होते हैं टू मैनेज द फाइनेंशियल थिंग, और जो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती है वहाँ पर ये लोग काफ़ी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के साथ वर्क करते हैं। उनके जो फाइनेंशियल गेन्स होते हैं वो कहाँ से आएंगे, कहाँ पर उनको पैसा डालना चाहिए, कैसे डालना चाहिए, कब डालना चाहिए, तो वे ये स्ट्रैटेजीज़ होती है और जो प्लानिंग होती है वो भी इनकी काफ़ी अच्छी होती है, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वहाँ पर। क्योंकि जो वीनस है वो मनी
और वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। और जो मार्स है ये सेनापति है, विच शोज द कमांडर ऑफ चीफ इन द मिलिट्री। तो वहाँ पर ये जो सेनापति है वो स्ट्रैटेजीज बनाता है, मतलब आपने चक्रव्यूह सुना होगा, ऐसे अलग अलग सारे स्ट्रैटेजीज होती है वॉर की। तो वैसे वो स्ट्रैटेजीज प्लानिंग में भी काफ़ी अच्छा होता है मार्स। तो यहाँ पर वो वाली ये जो दो एनर्जीज मिलके ये लोग फाइनेंशियल सेक्टर में भी काफ़ी अच्छा करते हैं। एंड इवन दे आर वेरी गुड एट डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी मेकिंग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। ऐसे लोगों को अगर डिप्लोमेटिकली डील करना है कोई सिचुएशन में, कोई सर्कमस्टेंस में, तो ये लोग काफ़ी अच्छी तरीके से डील कर सकते हैं सर्टेन थिंग्स को स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करके, स्पेशली विद द डिप्लोमेसी, बिकॉज वीनस ऑल्सो शोज द डिप्लोमेसी हियर। आई हैव सीन, मैंने काफ़ी सारे चार्ट्स ऐसे देखे हैं कंसल्टेशन में, वेर यहाँ पर अगर वीनस और मार्स का कंजंक्शन है इन सर्टेन हाउसेस इन सर्टेन कंडीशंस, तो दे मे लव टू स्पेंड मनी ऑन मटेरियलिस्टिक थिंग just to experience the comfort and luxury, or even to elevate their status in the society. I have seen this in some cases. अगर ये सेकेंड हाउस में फॉल हो रहा है, एक पर्टिकुलर साइंस में फॉल हो रहा है, तो ऐसे लोगों को पसंद हो सकता है अपने ऊपर पैसा खर्च करना या फिर मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर पैसा खर्च करना, और टू एलिवेट देयर स्टेटस, मतलब अपने जो सोसाइटी में इमेज है उसको इम्प्रूव करने के लिए जो एक्सपेंडिचर्स है वो वैसे दिखाना। तो ये सब उनको पसंद हो सकता है इन सर्टन केसेस। इनके लिए जो ब्रेकअप्स होता है दैट आर वेरी हार्ट पियर्सिंग, लाइक उनको ऐसा फील हो सकता है दैट इज़ हार्ट पियर्सिंग विद अ स्वॉर्ड, मतलब ऐसे उनके दिल में कोई चप्पू से मार रहा है ऐसा उनको फील हो सकता है, बिकॉज इट इज़ सो लाइक टफ टू मूव ऑन फॉर देम। और ये जो चीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है इनके लिए। यहाँ पर एक रेमेडी हम कह सकते हैं ऐसे लोगों के लिए, अगर यहाँ पर नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आपको दिख रहे हैं, जैसे कि कोई एक्सर्शन हो रहा है, फिज़िकल एक्सर्शंस हो रहे हैं, या फिर कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करना चाहिए। द मोर यू विल डू द फिज़िकल हार्ड वर्क, physical exercise, you will feel better and improvement in certain things. Now we will see the results of Venus conjunct with Mercury. अगर आपके चार्ट में वीनस कंजंक्ट है मर्क्यूरी के साथ, तो पहले तो इसको लक्ष्मी नारायण योग कहते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर जो वीनस है वो लक्ष्मी को रिप्रेजेंट करता है, और जो बुध है वो नारायण को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे ये मतलब लक्ष्मी नारायण योग भी इसे कहते हैं। मैंने ऐसे देखा है अपने प्रैक्टिस में अभी तक, ऐसे लोग विथ टाइम एंड एक्सपीरियंस दे डेवलप वेरी गुड इमोशनल इंटेलिजेंस बिकॉज ऑफ दिस कंजंक्शन। ये काफ़ी हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सन में डेवलप ट्रांसफॉर्म होते हैं विद द टाइम एंड विद द एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। दे हैव वेरी practical approach in many areas of life. They have the pragmatic approach to deal with certain things. उनका जो नज़रिया है वो काफ़ी प्रैक्टिकल होता है हमेशा, नॉट इन जनरल बट इन स्पेसिफिक केसेस आई हैव सीन दिस। वीनस हमारे एलिगेंस और हमारे प्लीजेंट नेचर को दिखाता है, सॉफ्ट नेचर को। और यहाँ पर अगर ये मर्क्यूरी के साथ कंजंक्ट हो रहा है, तो मर्क्यूरी इज़ अ प्लैनेट विच कंट्रोल्स योर कम्युनिकेशन, योर स्पीच, योर वे ऑफ एक्सप्रेशन। सो दैट्स वाई इनका जो वे ऑफ एक्सप्रेशन होगा, इनका जो कम्युनिकेशन होगा वो काफ़ी पीसफुल होगा, मतलब पीसफुल मतलब प्लीजेंट होगा, थॉटफुल होगा। दे विल साउंड वेरी क्लेवर, दे विल स्पीक वेरी सॉफ्टली। उनके मतलब जो कम्युनिकेशन में आप लाइट ह्यूमर भी देखोगे, एक ह्यूमर के साथ ये वो बातचीत करते हैं, ह्यूमरस वे में। इवन द लाइक चाइल्डिश बिहेवियर वो भी आप देख सकते हो, मतलब एक चाइल्डिश बिहेवियर स्पेशली विद जॉय, ये भी आप नोटिस कर सकते हो। And whenever it comes to their love, affection and romance,
they are very romantic, they are very expressive and they are very communicative about that. इनके आप अगर लव लाइफ देखो या फिर रिलेशनशिप या फिर मैरिज लाइफ देखो, तो उनमें ये लोग काफ़ी ज़्यादा रोमांटिकली एक्सप्रेस करते हैं चीज़ों को। मतलब एक्सप्रेशन होता है इनकी लव लाइफ में, कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा होता है इनकी लव लाइफ में। बीट बी एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, वे ऑफ एक्सप्रेशन काफ़ी तरीके का होता है। ये हर तरीके से एक्सप्रेस करना चाहते हैं रोमांटिक एक्सप्रेशंस, बिकॉज वीनस भी वो रोमांस फैक्टर को दिखाता है कहीं ना कहीं, और मर्क्यूरी भी उसको एनहांस कर रहा है, बिकॉज मर्क्यूरी इज ऑल्सो प्लैनेट विच ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द रोमांस to some extent. And with time, they may learn even the or may gather the knowledge about love, romance, marriage life, affection, intimacy, luxury, comfort, wealth, etc. Because यहाँ पर उनका नॉलेज हमेशा डेवलप होते रहेगा, इस सारी चीज़ों को लेकर रिफाइन होते रहेगा, आई वुड से। मतलब उनके जो एक्सपीरियंस होंगे ये सारी चीज़ों को लेकर, बीट बी द लग्जरी, बीट बी कंफर्ट, मैरिज लाइफ, रोमांस, इस सब को लेकर इनका परसेप्शंस, आइडियोलॉजीज चेंज होते रहेगी जितना उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आता रहेगा, और उनका नज़रिया चेंज होता रहेगा इस सारी चीज़ों को लेकर। एंड आई हैव सीन, मतलब मैंने पर्सनली भी देखा है मेरी लाइफ में, और इवन कंसल्टेशंस में भी मैंने देखा है कि अगर जिनके भी चार्ट में ये कंजंक्शन होता है, तो उनमें काफ़ी पिक्यूलर चीज़ मैंने देखी है। दे आर वेरी इंटरेस्टिंग पिकअप लाइन्स लाइक टू प्रपोज और टू एक्सप्रेस देयर लव्स। दे हैव वेरी गुड फ्लर्टिंग स्किल्स, इवन दे आर वेरी गुड एट लाइक सेडक्टिव टॉक्स। तो ये भी इनका मतलब एक पर्सनल चार्म होता है इन द लव लाइफ। Even they love calling, texting, FaceTimes like video calls, or sharing, or even oversharing in relationships. Especially अगर ये कंजंक्शन फर्स्ट हाउस में, सेकंड हाउस में, थर्ड, फिफ्थ या फिर सेवन्थ हाउस में बन रहा है, तो ये ज़्यादा देखने मिल सकता है। दे आर इवन एक्सट्रीमली रोमांटिक विद जॉयफुल एनर्जी, स्पेशली अगर ये फिफ्थ हाउस या फिर सेवन्थ हाउस में बन रहा है कंजंक्शन, तो एंड दे बिहेव वेरी चाइल्डिश इन रिलेशनशिप, आई वुड से, बिकॉज दे वॉन्ट देयर पार्टनर टू ट्रीट देम लाइक अ बेबी। मतलब आपने ये देखा होगा कि मतलब कभी कभी रिलेशनशिप में कोई कोई काफ़ी चाइल्डिश बिहेव करता है, और उनको ऐसा पर्सन चाहिए होता है कि जो उनको एज अ बेबी ट्रीट करे सामने वाला इंसान। मतलब उन तो ऐसा भी मतलब बिहेवियर आपको देखने मिल सकता है ऐसे पर्सन्स का। इवन वो आप उनके कम्युनिकेशन में भी देख सकते हो। आपने ये कई बार सुना भी होगा, लाइक बाबू ने खाना खाया, और वो जो लैंग्वेज उनकी वैसे होती है, टोन वैसी उनकी वैसे होती है, या फिर ये सब सारी चीज़ें होती है वो उनके बिहेवियर में या फिर नेचर में, इवन कम्युनिकेशन में दिखती है। बिकॉज दे लाइक बिहेव इमेच्योरली, बिकॉज जो आप एक चाइल्ड को लो और उनकी चाइल्ड साइकोलॉजी को समझो, तो वो जो चाइल्ड का बिहेवियर होता है वो काफ़ी इमेच्योर होता है, काफ़ी क्यूरियस होता है, हमेशा उनको क्यूरियोसिटी होती है हर चीज़ों को लेकर। तो वैसे वाला इधर बिहेवियर देखने मिलता है। इवन दे आर वेरी एक्सपेरिमेंटेटिव इन मैरिज लाइफ। दे वांट टू एक्सपीरियंस, like they want to experiment different things in marriage life or even the love relationship, because ऐसे लोगों को एक्सप्लोर करना पसंद होता है, नई नई चीज़ें ट्राई करना, नई नई चीज़ें, इवन इन देयर बेड्स ऑल्सो। एंड दे may get influenced by other people so easily because of the mercury, बिकॉज छोटे बच्चों को इन्फ्लुएंस करना काफ़ी ईजी होता है। वो दूसरों की सारी चीज़ों को देखकर इन्फ्लुएंस भी काफ़ी जल्दी हो जाते हैं। तो इसी वजह से इनको मतलब ये होता है कि मतलब ये दूसरों के कुछ चीज़ों को लेकर काफ़ी जल्दी ही इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, और उनको फिर वो कॉपी करते हैं या फिर मिमिक करते हैं, या फिर उनको वैसा चाहिए होता है। आई हैव सीन in general they may have the multiple relationships or very short relationships, not very serious or very long relationships. They may have the very shorter relationships, very quick relationships, वहाँ पर इनके
काफ़ी जल्दी जल्दी चेंज भी हो सकते हैं। एंड दे आर वेरी टॉकेटिव इन द रिलेशनशिप, दे ऑलवेज वॉन्ट टू कम्युनिकेट विद देयर स्पाउस। आप जो आपने जो देखा होगा कि घंटों घंटों भर जो लोग कम्युनिकेट मतलब बात कॉलिंग पे, फेस टाइम पे, बातचीत, इवन टेक्सटिंग, बात करते ही रहते हैं, शेयर करते रहते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें उनको सिर्फ शेयर करनी होती है। तो ऐसे भी आप बिहेवियर देख सकते हो इनका। और जो वीनस है वो हमारे वीर्य को रिप्रेजेंट करता है, मीन्स हमारा जो सीमन है उसको। और जो मर्क्यूरी है वो हमारे नर्वस सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, राइट। सो ये दोनों चीज़ें अगर मिक्सअप होती है तो यहाँ पर अगर मेलेफिक इन्फ्लुएंस आ रहा है, ये कंजंक्शन पर मेलेफिकली रिजल्ट दे रहा है, तो यहाँ पर फिजिकल रिलेशनशिप्स में ये इसका यूज़ होगा। जो वीर्य का यूज़ है वो फिजिकल रिलेशनशिप में ज़्यादा देखने मिलता है फिर। और अगर ये बेनिफिक वे में अगर यहाँ पर वर्कआउट हो रहा है, बेनिफिक रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो ये जो विगर है, ये विगरस एनर्जी है जो यहाँ पर मिल रही है एक ऐसे पर्सन को, तो वो अपनी एनर्जी नई नई चीज़ों को सीखने में, नॉलेज लेने में लगाएगा। इवन आई हैव सीन, अगर ये सही तरीके से अगर कुछ कंजंक्शन प्लेसमेंट्स बन रहे हैं तो ऐसे लोग कुंडलिनी जागरण में भी काफ़ी आगे जा सकते हैं। ऐसे कुछ साधनाएं वो लोग कर सकते हैं where they elevate their energies to certain level, because if you do not waste your vigorous energy, you accumulate that and you channelize that energy in a particular path, especially the upward path, then you see the certain like kundalini jagran or some sort of energies that elevates your energy level and that elevates your even the entire experience of the life. So even that can work out for them. मैंने 2-3 चार्ट्स देखे हैं कंसल्टेशंस में जिनमें जिनमें कंजंक्शन था और उनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट था टूवर्ड्स द स्टैंड अप कॉमेडियन, टू बिकम द स्टैंड अप कॉमेडियन और इवन द मिमिक आर्टिस्ट, क्योंकि इनको नेचुरली वो इंटरेस्ट होता है बिकॉज ऑफ द मर्क्यूरी इनका ह्यूमर काफ़ी अच्छा होता है। और वो मिमिकिंग जो मतलब ये होता है टैलेंट, उनमें भी ये लोग काफ़ी अच्छे होते हैं बिकॉज ऑफ मर्क्यूरी। और ये कंजॉइंट हो रहा है वीनस के साथ, मतलब आपका जो मतलब वीनस वेल्थ को दिखाता है, तो आपकी जो वेल्थ मनी आएगी वो इससे भी रिलेटेड हो सकती है। सो दैट कैन बी इवन अ हॉबी और दैट कैन बी इवन अ करियर एज वेल फॉर देम। तो ये भी इनको कहीं ना कहीं देख सकता है उनकी लाइफ में, या फिर इवन सिंगिंग, या फिर इवन म्यूजिशियन, इवन सम सॉर्ट ऑफ राइटिंग, वो भी दिख सकती है यहाँ पर। और मैंने देखा है जब भी ये कंजंक्शन एरी साइन में बनता है, मतलब एयर साइंस में बनता है, अगर जैसे कि लिब्रा हो गया, जेमिनाई हो गया, एक्वेरियस हो गया, तो यहाँ पर ये लोग कभी तो इतना ज़्यादा ओवर कम्युनिकेट कर देंगे कि फिर उनको लगेगा अच्छा अभी बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट हो गया, ओवर कम्युनिकेट हो गया, नाउ आई हैव टू लाइक मेक अ डिस्टेंस। और उसके वजह से वो फिर सडनली अपना कम्युनिकेशन कम कर देते हैं या फिर कट ऑफ कर देते हैं फॉर सम टाइम्स। और फिर वापस से उनका वो नेचर आ जाता है, फिर वो वापस से ओवर कम्युनिकेट कर देते हैं एक्साइटमेंट में, फिर वो वापस से फील करते हैं अच्छा मैंने ओवर कम्युनिकेट कर दिया, फिर वो वापस से थोड़ा सा बैक स्टेप पर आ जाते हैं, कम कर देते हैं कम्युनिकेशन या फिर कम्प्लीटली कट ऑफ कर देते हैं टू बैलेंस द स्पार्क और टू बैलेंस द गैप। तो इसके वजह से आप देखोगे कि ऐसे लोगों में ये नेचर काफ़ी देखने मिलता है एरी साइंस में अगर ये हो रहा है तो, स्पेशली अगर ये कंजंक्शन फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस या फिर सेवेंथ हाउस में हो रहा है तो ये प्रोमिनेंटली देखने मिलता है। एंड दे आर ऑल्सो वेरी कैलकुलेटिव एंड बजटरी, especially in their marriage life or relationship, or even regarding their wealth. They are very calculative, and they are always concerned about how their wealth are spending, how their money is spending, और मतलब वो कैसे क्या हो रहा है, सब चीज़ों के लिए वो अपना कैलकुलेशन रखेंगे, काफ़ी बजटरी होंगे सर्टन चीज़ों को लेकर। इवन कुछ नहीं तो वो लोग ज़्यादा भले स्पेंड कर रहे हो पर उसका भी एक ट्रैक रिकॉर्ड रखेंगे। एंड इवन दे कैन बी इवन कैलकुलेटिव इन देयर रिलेशनशिप और मैरिज लाइफ, मतलब यहाँ पर कैलकुलेशन से
मनी का कैलकुलेशन नहीं है या फिर मटेरियलिस्टिक चीज़ों का। यहाँ पर कैलकुलेशन ऐसा भी देखने मिलता है इनकी लाइफ में कि ये लोग एफर्ट्स भी कैलकुलेट करते हैं। मतलब मैंने अगर तुम्हारे लिए इतना एफर्ट डाला है तो फिर इन रिटर्न भी मुझे उतना एफर्ट मिलना चाहिए। अगर मैंने आपको ये कंडीशन में हेल्प की थी तो आपको भी मुझे वो अगर मैं वो कंडीशन में हूँ तो आपको भी मुझे वो हेल्प करनी चाहिए। मैंने इतने इनपुट्स दिए हैं तो सामने से भी इतने इनपुट्स आने चाहिए। अगर मैंने कुछ सेक्रीफाइस किया है तो सेक्रीफाइसेस सामने से भी आना चाहिए। तो वो ऐसे काइंड ऑफ यहाँ पर कैलकुलेशन भी आता है। यहाँ पर एक बैलेंस शीट होती है काइंड ऑफ इनकी इन द रिलेशनशिप और मैरिज एज वेल। इन सर्टन कंडीशंस ये काफ़ी प्रोमिनेंटली देखने मिलती है, बट मेजरली ये ज़्यादा देखने नहीं मिलती है। अगर ये कुछ स्पेसिफिक कंजंक्शन स्पेसिफिक हाउसेस में बन रहा है तो ये ज़्यादा प्रोमिनेंटली देखने मिलता है। नाउ नेक्स्ट इज वीनस जुपिटर कंजंक्शन। अगर आपका वीनस कंजंक्ट है जुपिटर के साथ तो ये दिखाता है द्विगुरु योगा। मतलब ये दो गुरु है, एक असुर गुरु है और एक देव गुरु है। वीनस जो है उसको हम असुर गुरु, असुरों के देवता मानते हैं, और जो जुपिटर है वो देवता के गुरु है। तो यहाँ पर ये द्विगुरु योगा दिखाता है। ये काफ़ी कॉन्फ्लिक्टिंग भी है, मतलब एक असुर है एक देव है, तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो जाता है कभी कभी, बट इन सर्टेन केसेस वो अलग तरीके से वर्कआउट करता है, वो हम देखेंगे आगे। और इवन इसको सरस्वती योगा भी कहते हैं बिकॉज ये शो करता है नॉलेज एंड इंटेलिजेंस को। जो जुपिटर है वो हमारे इंटेलिजेंस को दिखाता है, मतलब हमारी इंटेलिजेंस कैसे इन्फ्लुएंस हो रही है। और जो वीनस है वो हमारे नॉलेज को दिखाता है। और ऐसे लोगों को पता होता है कहाँ पर प्रैक्टिकली बिहेव करना है और कहाँ पर ऑप्टिमिस्टिक वे में बिहेव करना है। बिकॉज जो जुपिटर वाले जो लोग होते हैं वो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, हर चीज़ को लेके उनमें ऑप्टिमिज्म होता है। और जो वीनस है वो प्रैक्टिकलिटी को दिखाता है। तो ऐसे लोगों को पता होता है, उनको पता चल जाता है कि अच्छा यहाँ पर मुझे अभी प्रैक्टिकली बिहेव करना चाहिए, यहाँ पर मुझे अभी ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। तो उनको ये नॉलेज काफ़ी अच्छा होता है इस रिलेटेड। और इनके अगर हम मैरिज लाइफ या फिर रिलेशनशिप में बात करें तो दे फील लाइक सर्टन काइंड ऑफ बर्डन और प्रेशर ऑन देयर शोल्डर्स। बिकॉज यहाँ पर वो जो अपनी ड्यूटीज़ या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर हमेशा उनको बर्डन या फिर प्रेशर फील होता रहता है बिकॉज ऑफ द जुपिटर हियर। जुपिटर काफ़ी हैवी प्लैनेट है, वीनस काफ़ी सॉफ्ट प्लैनेट है, और यहाँ पर जुपिटर जहाँ पर भी बैठता है वो एक हैवीनेस लेके आता है। क्योंकि और जुपिटर हमेशा हमको ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दिखाता है। वो बेनिफिक प्लैनेट तो है पर वो काफ़ी लाइट नहीं है। वीनस कैसा प्लैनेट है, उसको सिर्फ इंजॉय करना है, उसको लाइफ कंफर्ट लग्जरी को सिर्फ इंजॉय करना है, भोग कारका है। तो यहाँ पर अगर हम इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाल दें, जुपिटर बैठ गया है यहाँ पर, तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ ये सब डाल दें तो उसको फिर बर्डन फील होगा ना वीनस को, ये सब लग्जरी सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ों को एक्सप्लोर करने में। सो इसी वजह से इनको रिलेशनशिप या फिर मैरिज में या फिर इवन इनके करियर को लेकर इनको हमेशा सम सॉर्ट ऑफ बर्डन या फिर प्रेशर फील होता है ऑन देयर शोल्डर्स। उनकी ड्यूटीज़ को लेकर भी समटाइम्स ऐसा फील होता है कि ड्यूटीज़ या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करने में भी उनको प्रेशर फील हो रहा है। एंड इन द रिलेशनशिप ऑफ मैरिज ऐसे लोग एज अ टीचर या फिर मेंटर और एज अ गाइड भी बिहेव करते हैं। मतलब ऐसा पर्सन जो हमेशा आपको सजेशंस देगा, टीचिंग्स देगा या फिर ओपिनियंस देगा और लेसन्स सिखाएगा। तो ऐसे काइंड ऑफ इनके पार्टनर्स या फिर स्पाउस होते हैं। और ये सारी चीज़ों को मतलब काफ़ी ज़्यादा एन्जॉय करते हैं, हमेशा अपने पार्टनर को या फिर अपने स्पाउस को गाइड करना, मेंटर करना, उनको ये काफ़ी पसंद होता है। बट इफ़ ये अगर यहाँ पर मेलेफिक वे में प्लेस्ड है जुपिटर, मतलब ये कंजंक्शन ही मेलेफिक वे में प्लेस्ड है, मेलेफिक रिजल्ट्स आ रहे हैं यहाँ पर से, तो फिर ये काफ़ी रिजिडिटी भी लेके आता है। तो ऐसा जो इंसान होता है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर काफ़ी, अपने ओपिनियंस को लेकर काफ़ी रिजिड हो जाता है। वो फिर अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को, ओपिनियंस को चेंज नहीं करता है। अपनी जो आइडियोलॉजीज़ है, अपने बिलीफ सिस्टम है, अपना जो नॉलेज है, अपने खुद के जो एथिक्स है, अपने खुद के जो रिलीजियस बिलीव्स है,
ये सब को लेकर वो काफ़ी रिजिड हो जाता है, इस सब में वो चेंज नहीं करता है और वो फिर सामने वाले को एक्सपेक्ट करता है कि मतलब वो भी वही चीज़ फॉलो करे, वो भी वही चीज़ को अपनाए। तो वहाँ पर फिर वो काइंड ऑफ ये हो जाता है कि वो इम्पोज़ कर रहा है अपने आइडियोलॉजीज़, अपने ओपिनियंस, अपने बिलीफ सामने वाले पर, अपने पार्टनर पर। तो यहाँ पर फिर वो एक मैलेफिक वे में रिज़ल्ट्स देखने मिलते हैं। और अगर ये बेनिफिक है तो ये दूसरों को ओपिनियन को लेकर काफ़ी ओपन हो जाते हैं। मतलब सामने वाले की आइडियोलॉजीज़ को भी ये लोग कंसिडर करते हैं, उनके ओपिनियंस को भी फिर ये कंसिडर करते हैं। पर अगर मैलेफिक है तो ये खुद को ही काफ़ी सुपीरियर समझते हैं। मतलब अपना जो नॉलेज है उनके पास, उन वो लगता है कि वो काफ़ी सुपीरियर है और उनको काफ़ी प्राइड होता है अपना जो नॉलेज है, अपना विज़डम है उस पर। तो इसके वजह से भी ये एक थोड़ा-सा देखने मिल सकता है, लाइक ईगो ऑफ देयर नॉलेज, ये भी कभी-कभी रिफ्लेक्ट हो सकता है उनमें। एंड दैट्स व्हाई दे आर वेरी क्वाइट रिजिड और इनफ्लेक्सिबल इन द रिलेशनशिप। पर ऐसे इंसान के हम ओवरऑल देखें तो इनके जो स्पाउस होते हैं वो काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं, काफ़ी स्पिरिचुअल होते हैं एंड अ सॉर्ट ऑफ रिजिड भी होते हैं टू सम एक्सटेंट विद देयर बिलीफ सिस्टम। एंड आई वॉन्ट टू नो दिस फ्रॉम यू ऑल, जिनका भी चार्ट में ये कंजंक्शन बन रहा है, स्पेशली अगर ये 9th हाउस में बन रहा है या फिर कोई एसोसिएशन है 9th हाउस से, तो अगर आपके चार्ट में ऐसा बन रहा है और आपने ये फील किया है कि आपको राजसिक पूजा काफ़ी पसंद है, मतलब हम जो पूजा पाठ करते हैं तो उसमें इवन हम एक एक फ्लावर देकर भी, एक फ्लावर ऑफरिंग से भी हम लोग पूजा कर सकते हैं। एक सिंपल वे में सिर्फ चैंटिंग करके या फिर ध्यान करके भी हम पूजा कर सकते हैं। बट एक राजसिक पूजा होती है जहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ों को लेकर आते हैं, सुगंधित पुष्प, मतलब ब्यूटीफुल फ्लावर्स, काफ़ी सारे जो वेसल्स होते हैं, डेकोरेशंस होता है। तो ये सारी पूजा भी इनको काफ़ी पसंद होती है, स्पेशली अगर ये 9th हाउस से एसोसिएट होता है तो। And if you feel so, you can let me know in the comment section so that I can have an idea. और इनके जो मैरिज या फिर रिलेशनशिप होता है, दैट इज़ नॉट जस्ट ओनली अबाउट द रोमांस एंड लव, उन मतलब ऑल काइंड ऑफ हंकी डोरी स्टफ, ये के इसी चीज़ तक सीमित नहीं होता है। इनका जो रिलेशनशिप या फिर मैरिज लाइफ है वो दैट इज़ बियॉन्ड दैट। इनफैक्ट इनको काफ़ी बर्डन फील होता है जब भी ये रिलेशनशिप में या फिर मैरिज लाइफ में होता है तो, बिकॉज दे फील लाइक फुल ऑफ ड्यूटीज़, दे फील द बर्डन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे हैव रिगार्डिंग दैर पार्टनर्स और रिगार्डिंग द मैरिज इटसेल्फ। तो ऐसे चीज़ों को लेकर उनको एक प्रेशर बिल्डअप होता रहता है। तो वो काफ़ी हंकी डोरी स्टफ नहीं होता है जहाँ पर वो लोग काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं रोमांटिक एंड लव लाइफ, रादर इट विल बी वेरी हैवी थिंग फॉर देम। और मैंने देखा है जब भी ये लोग फेस करते हैं ब्रेकअप्स या फिर हार्ट ब्रेक्स, तो ऐसा ये चीज़ उनको काफ़ी ज़्यादा लाइफ लेसन सिखाने वाली होती है। इनके मतलब इससे ये लोग काफ़ी ज़्यादा सीखते हैं, टर्निंग पॉइंट होता है इनकी लाइफ का, और ये एज अ पर्सन ग्रो करते हैं। एज अ पर्सन मतलब इंडिविजुअल ग्रोथ होती है इनकी, नॉट इन द डोमेन ऑफ द लव लाइफ और रिलेशनशिप्स, बट ओवरऑल भी एज अ पर्सन ये ग्रो करते हैं। उनको स्पिरिचुअल नॉलेज आता है, वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं या फिर हायर कॉन्शियसनेस की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। और वहाँ पर वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ नॉलेज ले रहे हैं, लाइफ के बारे में जान रहे हैं, ये सब भी देखने मिल सकता है। और ये यहाँ पर जुपिटर आपके फॉर्च्यून को भी रिप्रेजेंट करता है और वीनस आपके मैरिज को। तो यहाँ पर आपके आफ्टर मैरिज आपका फॉर्च्यून राइज हो सकता है या फिर फॉर्च्यून अनलॉक हो सकता है, ये भी देखने मिल सकता है, स्पेशली अगर ये 7th हाउस या फिर 9th हाउस के साथ कनेक्शन कुछ बना रहा है तो। और मैंने देखा है कंसल्टेशंस में भी जिनके भी चार्ट में ये कंजंक्शन है, सो दैट दे आर वेरी काइंड व्हेन दे आर डीलिंग विद द फाइनेंशियल मैटर्स, दे आर वेरी जेनरस और हेल्पफुल। मतलब जब भी फाइनेंशियली कुछ चीज़ों की बात आती है तो दे आर वेरी काइंड एंड ग्राउंडेड एंड दे आर वेरी जेनरस एंड हेल्पफुल। वो किसी को हेल्प करना है तो जैसे मतलब कंजूसाई करना या फिर ऐसे करना नहीं, पैसों को ये इकट्ठा बचा के रखना, दे आर वेरी जेनरस।
एंड हेल्पफुल टू अदर पीपल। ये सम केसेस में ही ट्रिगर आउट होता है अगर कोई सर्टन साइंस में या फिर सर्टन एस्पेक्ट्स यहाँ पर आ रही है तो। और ऐसे लोगों में नेचुरल टैलेंट होता है दैट दे आर born healers, they are mentors, they love to guide, टीच। और इवन आप इनके प्रोफेशंस की बात करो ना तो भी उनमें ऐसे प्रोफेशंस मतलब इससे कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ हो सकता है, लाइक हीलिंग, मेंटरशिप, गाइडिंग, टीचिंग, एडवाइजरी, कंसल्टिंग, इवन डॉक्टर्स जो ये सारी चीज़ों में एसोसिएट होता है। इफ़ नॉट प्रोफेशनली, इन जनरल दे मे ऑल्सो लाइक दिस। अगर प्रोफेशनली वो लोग ये सारी प्रोफेशन में नहीं है तो भी अगर आप इनसे बात करोगे ना तो आपको फील होगा कि अच्छा ये काफ़ी हीलिंग वाइब्स देता है, मतलब ये मेंटरशिप प्रोवाइड करता है, गाइडेंस प्रोवाइड करता है। तो ऐसे इनकी बिहेवियर या फिर पर्सनालिटी हो सकती है। और अगर ये बहुत अच्छे तरीके से प्लेस्ड है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं और अच्छे कॉम्बिनेशन बन रहा है यहाँ पर, तो इट कैन गिव द प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस। क्योंकि जुपिटर है वो एक्सपेंशन को दिखाता है, तो यहाँ पर वो और वीनस आपके वेल्थ को दिखाता है, अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ। तो ये आपकी अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ को बढ़ा सकता है, वो अबंडेंस दिखाता है और जो प्रॉस्पेरिटी है उसको दिखाता है। तो ये मतलब बेसिकली काफ़ी ज़्यादा वेल्थ को भी दिखा सकता है इन सर्टन केसेस। बट मैंने देखा है कि जनरली इनका मैरिज थोड़ा सा डिले होता है, मतलब टूवर्ड्स लाइक ये जब फील करते हैं कि ये लोग मैच्योर हो गए तभी इनका मैरिज हो सकता है। बिकॉज जुपिटर शोज के अगर आप इनफ मैच्योर नहीं हो टू डील विद द मैटर्स ऑफ मैरिज तो ये आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा ही नहीं। एंड दैट्स वाई वो एक मेच्योरिटी एज तक पहुंचते हैं तभी उनकी शादी होती है। ये एज से इसका लेना देना ज़्यादा नहीं होता है, बट हम मेच्योरिटी हम अर्ली एज में भी किसी इंसान में देख सकते हैं। दैट सोलली डिपेंड्स अपॉन योर मेच्योरिटी लेवल। अगर आप में मेच्योरिटी वो जल्दी आ गई तो ये जल्दी मैरिज भी दे सकता है, बट जनरली ये थोड़ा सा डिले कराता है मैरिज को। नाउ वी विल सी द वीनस सैटर्न कंजंक्शन। अगर आपके चार्ट में वीनस सैटर्न के साथ कंजंक्ट है तो ये दिखाता है कि एक फर्स्ट ऑफ ऑल वीनस है वो आपकी वेल्थ को और आपके प्रोफेशन को भी दिखाता है, सो टू से। एंड सैटर्न दिखाता है यहाँ पर कि ये आपका प्रोफेशन में कोई ना कोई हार्डवर्क इंक्लूड कर रहा है, क्योंकि जो सैटर्न है वो अथाग परिश्रम को दिखाता है। मतलब यहाँ पर बहुत ही ग्राउंड लेवल का हार्डवर्क या फिर बहुत ही ऐसा हार्डवर्क जो बहुत ही नीचे से लेकर ऊपर तक लेके जाता है, वैसा वाला हार्डवर्क दिखाता है आपके प्रोफेशन में। सो इनमें एक टैलेंट होता है, दे कैन बिल्ड समथिंग फ्रॉम वेरी स्क्रैच। मतलब दे कैन बी, इनके हम करियर की बात करें तो दे कैन बी लाइक सीईओज, एंटरप्रेन्योर्स और सम प्रोफेशन रिलेटेड टू सम सॉर्ट ऑफ क्रिएशन, जहाँ पर ये कुछ क्रिएट कर रहे समथिंग फ्रॉम स्क्रैच, ऐसा इनका प्रोफेशन हो सकता है। दैट डिपेंड्स अपॉन द अदर फैक्टर्स एज वेल। जस्ट ये जनरल प्रेडिक्शन है कि अगर वीनस सैटर्न का कंजंक्शन है तो ये भी एक इनकी एबिलिटी होती है। ये एबिलिटी में भी इनके प्रोफेशन में रिफ्लेक्ट हो, मे बी ना भी हो, बट इसके साथ साथ ये दिखाता है कि एनी टाइप ऑफ आर्ट या फिर मटेरियलिस्टिक थिंग या फिर लग्जरी, कंफर्ट, एंटरटेनमेंट या फिर कंफर्ट, फैसिलिटी, ये सब से रिलेटेड भी इनका प्रोफेशन हो सकता है बिकॉज ऑफ वीनस सैटर्न कंजंक्शन। क्योंकि हम अगर एनालाइज कर रहे हैं आपका करियर तो उसमें वीनस भी देखते हैं, वीनस का प्लेसमेंट, और सैटर्न भी देखते हैं, सैटर्न का प्लेसमेंट। तो दोनों ही यहाँ पर कंजॉइंट होकर एक जगह बैठे हुए हैं, कोई एक पर्टिकुलर नक्षत्र में होंगे। सो इसी की वजह से आपका प्रोफेशन इस सारे चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, आपके वेल्थ यहाँ से आ सकती है। पर यहाँ पर एक चीज़ होती है, मैंने ये प्रोमिनेंटली देखा है कि इनकी मैरिज डिले होती है, डेफिनेटली इनकी मैरिज डिले होती है। अगर बहुत ही अर्ली एक्टिवेशन नहीं हो रहा है आपके दार कारका का या सेवन्थ हाउस लॉर्ड का, या कोई बहुत ही प्रोमिनेंट एक्टिवेशन नहीं हो रहा है तो इनकी मैरिज डेफिनेटली डिले होती है। और ये बियॉन्ड 30 तक आराम से जाती है, मतलब 30s के बाद ही मैरिज यहाँ पर पॉसिबल होती है। ये डिपेंड करता है अगेन ऑन चार्ट, बिकॉज सैटर्न
का कंजंक्शन है वो 36 एज तक की भी मैरिज दिखाता है, नंबर वाइज हम देखें तो मैंने देखा है कि यहाँ पर 30 के बियॉन्ड तो मैरिज जाता है, बट ये मेजरली डिपेंड करता है कि बाकी सारे फैक्टर्स कैसे प्ले आउट हो रहे हैं आपके चार्ट में। क्योंकि इनके केस में क्या होता है कि ये लोग एक बाउंड्री क्रिएट कर लेते हैं अपने अराउंड, एक एक लाइन बना लेते हैं जिनके अंदर ये किसी भी रैंडम इंसान को नहीं एंटर होने देते एज अ स्पाउस और एज अ लाइफ पार्टनर, बहुत ही रैंडमली कैजुअली। दे चेक लाइक वेरी थॉरोली, अगर उनको परफेक्ट मैच लगता है कि इनके साथ मेरी ज़िंदगी गुजर सकती है तो ही वो स्टेप लेते हैं, अदरवाइज वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते कि अच्छा एज बढ़ रही है तो मैरिज कर लिया, सोसाइटी में प्रेशर आ रहा है तो मैरिज कर लिया, या ऐसे कोई भी ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ वो नहीं करते हैं। इनको लगता है कि ये परफेक्टली मैच हो सकते हैं, परफेक्टली सूटेबल क्राइटेरिया सारे फुलफिल होके यहाँ पर ओके हो रहा है दोनों साइड से, तो ही वो आगे बढ़ते हैं मैरिज के लिए, कोई भी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स के लिए। क्योंकि ये लोग को ऐसा होता है कि अच्छा ये बाउंड्री के अंदर मैं कोई रैंडमली पर्सन को एंटर नहीं होने दूंगा, बिकॉज इनको इनसिक्योरिटीज़ होती है बहुत सारी। और इवन ये सैटर्न मैच्योरिटी को दिखाता है, तो मतलब जब भी एक पर्सन इनफ मैच्योर होगा मैरिज जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभालने के लिए, तब ही वो मैरिज करेगा। आपने काफ़ी सारी केसेस में देखा होगा मैरिज बहुत अर्ली हो जाती है, लोग बाद में मैच्योर होते हैं, पर्सन जो दो लोग होते हैं हस्बैंड वाइफ वो मैच्योर बाद में होते हैं, साथ में मैच्योर होते हैं। बट यहाँ पर ये कंजंक्शन ऐसे दिखा रहा है कि आप पहले इनफ मैच्योर हो जाओगे, सारा लेसन्स, सारा गाइडेंस, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाने के लिए, फिर आप यहाँ पर शादी के लिए कंसिडर करोगे या फिर शादी करोगे। क्योंकि वो मैच्योरिटी जब तक आपके नहीं आएंगी तब तक यहाँ पर मैरिज नहीं होगा। और ये मैच्योरिटी डजंट को रिलेट विद द एज नंबर। ये मैच्योरिटी अर्ली एज में भी आ सकती है, पर वो भी चार्ट पर डिपेंड करता है आपका एज अ पर्सन आप कैसे हो। तो उस पर भी ये डिपेंड करता है आपके लाइफ में मैच्योरिटी अब कब आ रही है रिलेटेड टू द मैरिज मैटर्स। पर ये लोग जब भी रिलेशनशिप में होते हैं या फिर इनके मैरिज लाइफ में, इनको क्रिटिसिज्म हमेशा झेलना पड़ता है। इनके लाइफ में क्रिटिसिज्म या फिर जजमेंट ये हमेशा लगा रहता है कि इनको क्रिटिसिज्म मिल रहा है या फिर जजमेंट मिल रहा है स्पाउस से या फिर लाइफ पार्टनर से। तो ये एक फैक्टर होता है कि ये लोग को काफ़ी स्ट्रिक्ट नहीं कह सकते, काफ़ी हम एक कह सकते हैं रिबेलियस काइंड ऑफ स्पाउस भी मिल सकते हैं ड्यू टू द नेचर ऑफ सैटर्न। और मैंने देखा है ये लोग जनरली अवॉइड करते हैं फॉर द कैजुअल डेटिंग्स, जो हम हुकअप्स कहते हैं, और ऐसे सारी चीज़ों में ये लोग बिलीव नहीं करते हैं, इसको अवॉइड करते हैं। एंड दे प्रिफर द लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स। मतलब अगर ये रिलेशनशिप में भी जाते हैं तो इनको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दिखता है कि अच्छा ये रिलेशनशिप मैरिज में टर्न आउट होगा, या बड़ा एक हाँ हम कह सकते हैं कि कमिटमेंट है अगर ये रिलेशनशिप में, तो ही वो उसमें एंटर होते हैं, और वही उनका गोल भी होता है। तो ये लोग ऐसे सॉर्ट ऑफ इनका प्रेफरेंस होता है वाइल्ड डेटिंग। एंड दे ऑल्सो लाइक क्रिटिसाइज, दे ऑल्सो गेट क्रिटिसाइज इन द रिलेशनशिप और मैरिज विद रियलिटी चेक्स। नाउ रियलिटी चेक्स मीन्स इनके जो स्पाउस होते हैं या फिर लव पार्टनर होता है, वो टाइम टू टाइम इनको पॉजिटिव या नेगेटिव, दैट डिपेंड्स अपॉन द प्लेसमेंट, बट पॉजिटिव या नेगेटिव इनको क्रिटिसिज्म तो देते हैं, वो रियलिटी चेक्स देते हैं रादर। और वो रियलिटी चेक्स कभी कभी बहुत हार्श होते हैं, ये जो पर्सन है जिनके चार्ट में ये कॉम्बिनेशन बन रहा है उनके लिए, टू डाइजेस्ट। तो इसी के वजह से वो उनको एक बेटरनेस फील होती है रिलेशनशिप में ऐसा। पर वो रियलिटी चेक्स इनके लिए काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि वही चीज़ इनको हम कहते हैं ना जो मैच्योरिटी की तरफ लेके जाती है, वो हेल्प करती है टू ग्रो एज अ पर्सन। तो वो क्रिटिसिज्म इनके लिए बेनिफिशियल होता है, पर वो एक बेटरनेस भी लेके आता है रिलेशनशिप में। और मैंने कई ऐसे चार्ट्स देखे हैं जिनके अंदर ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, आइदर इन D1 और इवन इन D9 में भी अगर ये चार्ट बन रहा है, तो दैट शोज़ के इनमें कोई ना कोई रिलेशनशिप है, वो मतलब
वो कोल्डनेस लेके आ रहा है, मतलब ये कोल्ड रिलेशन कह सकते हैं, जहाँ पर ज़्यादा तवज्जो हम प्रोफेशनल लाइफ में देते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में ज़्यादा ध्यान देते हैं रादर देन पर्सनल लाइफ और ये जो मैरिज लाइफ है उसमें। बिकॉज़ ऐसे लोग प्रोफेशन में ज़्यादा इन्वेस्टेड हो जाते हैं, करियर ओरिएंटेड बन जाते हैं, एंड दैट्स व्हाई कभी-कभी ऐसा मैंने देखा है होते हुए कि ये कंजंक्शन काफ़ी प्रोमिनेंटली बन रहा है, प्रोमिनेंट हाउसेस में बन रहा है इन सर्टेन नक्षत्रस। तो ऐसे लोग सिर्फ ऑन पेपर मैरिज करते हैं एज अ डील और एज अ कॉन्ट्रैक्ट कि हम एज अ हस्बैंड वाइफ सिर्फ रह लेंगे ड्यू टू सम सॉर्ट ऑफ रीजंस, सोसाइटी प्रेशर और सम सॉर्ट ऑफ रीजन, और ये सिर्फ मैरिज को सिर्फ चलाते हैं एज अ हस्बैंड वाइफ सोशल स्टेटस के लिए। अदरवाइज दे आर सेपरेट एंटिटीज, दे बिहेव लाइक वेरी इंडिविजुअल पर्सन, और उनके लिए उनका प्रोफेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो ऐसे भी मैंने एग्जाम्पल्स देखे हुए हैं, मैंने कंसल्टेशंस में भी काफ़ी सारे ऐसे चार्ट्स देखे हुए हैं वेर दे आर वेरी लीस्ट कंसर्न अबाउट देयर मैरिज लाइफ। दे want to get married, they want to get married, but just to have an contract kind of marriage rather than very having a very union kind of marriage. And that's why they also have the very least frequent sexual encounters or very least interest into intimacy as well to some extent. हाँ, बट ये लोग जब भी रिलेशनशिप में होते हैं या फिर मैरिज में होते हैं तो वो लोग काफ़ी कमिटेड होते हैं, वेरी ड्यूटीफुल होते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना जानते हैं, वो उसको अवॉइड नहीं करते हैं या फिर उसको टालते नहीं रहते हैं, उसको खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर फुलफ़िल भी करते हैं, काफ़ी कमिटेड होते हैं, ड्यूटीफुल होते हैं, अपना फ़र्ज़ निभाते हैं वो, और सैक्रिफाइसेस भी देते हैं टू सम एक्सटेंट जहाँ पर उनको फ़ील होता है। और मैंने देखा है इनकी लाइफ में मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स टाइम टू टाइम कम हो सकती है, मतलब जैसे जैसे ये आगे बढ़ेंगे, इनकी एज बढ़ेगी 20s 30s 40s, वैसे वैसे उनका ये जो मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स है वो कम हो सकता है, क्योंकि इनको हम वैराग्य अपने वर्ड सुना होगा, तो वो इनमें जगता है और वो फिर एक्टिवेट होगा, और सैटर्न का जो इफ़ेक्ट है वो आने लगेगा वीनस पर। तो जैसे जैसे इनकी एज बढ़ेगी वो मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स से कनेक्शन कट ऑफ होता है और वो ज़्यादातर अपना ध्यान बाकी सारी चीज़ों में लगाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ वीनस राहु कंजंक्शन। अगर आपके चार्ट में वीनस एंड राहु कंजंक्ट है एक साथ, तो इसमें हम रिज़ल्ट देखेंगे तो इसके रिज़ल्ट्स डिपेंड करते हैं कि ये कौन से चार्ट, मतलब कौन से हाउस में बन रहा है, क्योंकि जहाँ पर भी राहु बैठता है तो वहाँ का जो डिपॉजिटर होता है, मतलब वो हाउस का जो लॉर्ड होता है, वो कहाँ पर बैठा हुआ है, वहाँ पर कैसी कंजंक्शन बन रहा है, कैसे प्लेसमेंट्स बन रही है, उस पर हाईली डिपेंड करता है राहु का जो इफ़ेक्ट होता है वो। तो इसी वजह से बहुत ही हम कह सकते हैं कि डिपेंड करता है ये सारे रिजल्ट्स, जब भी राहु के साथ कोई प्लैनेट कंजंक्ट होता है, कि उसका डिपॉजिटर कहाँ पर बैठा हुआ है, राइट। सो हम यहाँ पर जनरली देखते हैं कि वीनस राहु का कंजंक्शन कैसे वर्कआउट करेगा सभी के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिलेशनशिप्स की बात करें यहाँ पर, तो दे आर हंग्री फॉर द रिलेशनशिप्स और इवन लव एनी काइंड ऑफ यूनियनशिप, बिकॉज दे कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर अ पार्टनर। बिकॉज इनको मैंने ऐसे नोटिस किया है कि उनको ऐसा सेंस ऑफ फुलफिलमेंट मिलती है, बिकॉज अगर ये रिलेशनशिप में नहीं है तो ये खुद को कंप्लीट फील नहीं करते हैं, थोड़ा सा कुछ अपने अंदर एक इनकम्प्लीट सा फील करते हैं। एंड जब भी ये रिलेशनशिप में होते हैं तो उनको थोड़ा सा अच्छा फील होता है, बेटर फील होता है, एक सॉर्ट ऑफ कंप्लीटनेस फील होती है अपने अंदर। तो दैट्स वाई दे आर कॉन्स्टेंटली हंग्री फॉर अ रिलेशनशिप, any sort of hookup or something like that, or even they may get into a very frequent change in relationships frequently। एक रिलेशनशिप था, फ्रीक्वेंटली मूव ऑन होके दूसरे में आप एंटर हो गए, फिर तीसरे में, ऐसे कैजुअल डेटिंग भी यहाँ पर देखने मिल सकती है। एंड यहाँ पर मैंने देखा है कैजुअल डेटिंग भी होती है बट अफेक्शन भी उतना ही होता है। बट ये किस वजह से होता है, तो राहु एक माया जाल है, मतलब ये एक इल्यूजन क्रिएट करके रखता है, एक बबल क्रिएट करके रखता है आपके अराउंड। तो
जब भी वो बबल क्रिएट होता है तो आपको अच्छा लगता है, आप वो बबल के अंदर हो, आप उसको एंजॉय करते हो। बट जब भी वो बबल बर्स्ट होता है, वो फटता है, आप सी थ्रू करके देखते हो बाकी दुनिया को, तब आपको पता चलता है कि ये जो आपकी अफेक्शन है वो धीरे धीरे डिक्रीज होते जा रही है। जैसे ये बबल ब्रेक हुआ, फिर वहाँ पर आपका लव फेड होता है धीमे धीमे। देन आप, ये लोग सर्टनली बोर होते हैं, या फिर उनको ऐसा होता है कि नहीं, अभी मेरे को अलग रिलेशनशिप चाहिए, या फिर किसी डिफरेंट पर्सन के साथ रिलेशनशिप चाहिए, ऐसा इनको फीलिंग हो सकती है। तो ये जो रिलेशनशिप है वो इटसेल्फ एज अ माया जाल भी हम कह सकते हैं, ये इनके लिए वो क्रिएट होता रहता है। इसके लिए ये लोग फ्रीक्वेंटली डिफरेंट रिलेशनशिप में भी जाते हैं। But whenever they are into a relationship, they are very deeply involved in that relationship. They are very much invested in that relationship. हम कह सकते हैं ना, अंधा प्यार जिसे कहते हैं, ब्लाइंड लव, वो यहाँ पर देखने देखने मिल सकता है। कि मतलब इन लव दे कैन गो टू एनी एक्सट्रीम एक्सटेंट। तो ऐसे काइंड ऑफ रिलेशनशिप भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं, बिकॉज मैंने बताया बबल है यहाँ पर, आपको बाकी बाहर की दुनिया समझ में नहीं आती है। कोई एक्सट्रीम स्टेप्स भी उठाते हैं ऐसे केसेस में। तो यहाँ पर वही समझना चाहिए कि वो बबल बर्स्ट होगा तो उनको बाकी की रियलिटी पता चलती है। तो ये भी एक हो सकता है ऐसे केसेस। बट ये अगेन चार्ट्स पे डिपेंड करता है ज़्यादा कि वहाँ पर कैसी सिचुएशंस बन रही है। और मैंने देखा है कि ऐसे लोगों में वन साइडेड रिलेशनशिप्स भी होते हैं। मतलब वन साइडेड रिलेशनशिप्स भी काफ़ी फ्रीक्वेंटली देखने मिलते हैं इनके यहाँ पे कि उनको अटैचमेंट हो गया है किसी से, बट सामने वाले को अटैचमेंट नहीं है, या फिर वो इतने इन्वॉल्व नहीं है वो रिलेशनशिप में। तो ये भी देखने मिलता है। और अगर हम इन जनरल लाइफ की बात करें तो इनकी लाइफ में रोलर कोस्टर बना रहता है ऑफ मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स एंड कंफर्ट। क्योंकि राहु केतु एक लूप में काम करता है। वी विल अंडरस्टैंड द राहु केतु पार्ट इन द सेपरेट वीडियो, where we will discuss Rahu in each houses, Ketu in each houses, and this axis of Rahu Ketu as well. तो ये वीडियोस में हम आगे कवर करेंगे। बट राहु केतु एक पिंग पोंग सिचुएशन की तरह वर्क करता है, एक लूप में वर्क करता है। सो दैट्स वाई यहाँ पर क्या होता है कि इनका एक रोलर कोस्टर बना रहता है बिटवीन मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स एंड कंफर्ट। कभी इनको ये चाहिए होता है, बहुत ही ज़्यादा हाईली मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स होती है, कभी नहीं होती है, वहाँ से डिटैचमेंट हो जाता है इनका, फिर वापस उनको वो कंफर्ट, वो डिज़ायर्स आती है। तो ऐसे भी हम फ्रीक्वेंसीज देख सकते हैं। और इवन दे माइट बी इवन सेल्फ लाइक ऑब्सेस्ड काइंड ऑफ पर्सन, अ लिटिल काइंड ऑफ सेल्फिश, बिकॉज उनके लिए आई मी माई सेल्फ ज़्यादा मैटर करता है टू सम एक्सटेंड। दैट्स वाई दे आर क्वाइट सेल्फ ऑब्सेस्ड। हम सेल्फिश तो एग्जैक्ट नहीं कह सकते, बट सेल्फ ऑब्सेस्ड विल बी द परफेक्ट वर्ड हियर। कि वो खुद की ही लुक से सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं कि मतलब मैं अच्छा दिख रहा हूँ या दिख रही हूँ, मेरे बोलने का तरीका ज़्यादा अच्छा है या नहीं है, वो ऐसे सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं खुद की ही क्वालिटीज़ को लेकर, खुद के लुक्स को लेकर इवन। एंड मैंने ऐसा देखा है, दे वॉन्ट अ वेरी परफेक्ट स्पाउस फॉर देम सेल्फ अकॉर्डिंग टू दैम। अगर ये सर्टन साइंस में होता है, जैसे वर्गो हो गया, या फिर सर्टन हाउस में होता है, इवन फोर्थ हाउस जैसे कोई हाउस में, तो उनको वेरी पर्टिकुलर स्पाउस चाहिए, बट विद द पर्टिकुलर नेचर, बिहेवियर, कैरेक्टर। तो ऐसे उनको होता है कि मतलब उनको एक चेकलिस्ट होती है काइंड ऑफ, और वैसा ही उनको एक परफेक्ट डिज़ायर होती है अपने स्पाउस को या फिर लव पार्टनर को लेकर। तो वहाँ पर भी वो लोग काफ़ी पिक्यूलियर होते हैं, और उनकी एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज़्यादा होती है फ्रॉम द लव पार्टनर और द स्पाउस। बिकॉज उनको ऐसा होता है कि सामने वाला इंसान भी डिवोटेड होना चाहिए टुवर्ड्स मी, क्योंकि ये काइंड ऑफ डिवोशन दे देता है। डिवोशन मतलब मैं डिवाइन डिवोशन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो ऑब्सेशन वर्ड है वो राहु के लिए ज़्यादा सूटेबल होता है। तो वो ऑब्सेस्ड नेचर यहाँ पर बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस बना देता है फ्रॉम द स्पाउस और फ्रॉम द लव पार्टनर। तो इसी की वजह से उनको
वो एक्सपेक्टेशंस तो होती है बट वो फुलफ़िल नहीं होती है, देन वो हर्ट होते हैं, उनकी फीलिंग्स हर्ट होती है और उनको फिर इवेंचुअली एक वो बबल बर्स्ट होता है वो देखने मिलता है। बट इन जनरली भी हम बात करें या फिर मेजरली प्रोफेशनली बात करें करियर रिलेटेड, तो ये लोग हाईली डिप्लोमेटिक होते हैं क्योंकि वीनस भी डिप्लोमेसी को दिखाता है और राहु भी हाईली डिप्लोमेटिक प्लैनेट है। तो यहाँ पर ये डिप्लोमेसी जो है वो काफ़ी एक प्रैग्मेटिक अप्रोच लेके आती है ऐसे पर्सन्स में, और ये उनको काफ़ी रेडी बना देती है फॉर दिस सोसाइटी टू डील विद द सोसाइटी एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल। दिस डिप्लोमेसी हेल्प्स, स्पेशली अगर ये सर्टन हाउसेस में बन रहा है, जैसे 7th 10th हाउस हो गया, 3rd हाउस हो गया, ऐसे इवन में भी 1st हाउस, तो ऐसे हाउसेस में बन रहा है, सर्टन नक्षत्रस में बन रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन ज़्यादा एक्टिवली वर्क करता है करियर में या फिर सोसाइटी में। और इनकी लाइफ में जितने भी एक्सपीरियंसेस होते हैं इनको, इनकी मैरिज लाइफ में या फिर रिलेशनशिप में, बीट बी गुड और बीट बी बैड, ये सभी उनको एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की तरह लेके जाते हैं। वो एक प्रोसेस होती है मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाने के लिए, और बाद में इवेंचुअली एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। वो बिल्डअप होते रहता है कुछ ईयर्स तक, फिर एक टाइम पर इनका एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आता है ड्यू टू दिस काइंड ऑफ चेंजेस in their relationship of marriage or marriage life. Now we will discuss Venus Ketu conjunction. This is a very beautiful conjunction, I would say. One of the best conjunction to have, because यहाँ पर ये जो Venus Ketu का conjunction है ना, वो एक पर्सन को काफ़ी ट्रू बना देता है फ्रॉम देयर हार्ट, स्पेशली अगर ये फर्स्ट हाउस में या फिर 4th हाउस में बन रहा है। यहाँ पर कोई मून का इफेक्ट आ रहा है, आस्पेक्ट कंजंक्शन या साइन ऐसा कुछ, तो भी ये हाईली एक्टिवेट हो जाता है, ये अच्छी तरीके से वर्क करता है। दे आर वेरी ट्रू टू देयर हार्ट। वहाँ पर ये लोग काफ़ी जेन्युइन काइंड ऑफ साउंड करते हैं, उनकी फीलिंग्स काफ़ी जेन्युइन होती है किसी के भी लिए, जो भी फीलिंग्स ये रखे अपने हार्ट में। ऐसे लोग किसी के भी साथ ईजीली कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, वो प्रोफेशनली हो, पर्सनली हो, कोई भी तरीके से। Even in love relationships or in marriage, they cannot connect romantically with anyone so easily। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब इनके लिए प्यार में पड़ना एकदम ही इजी बात है, एकदम ही क्विक प्रोसेस है। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स सो मच इंटरेक्शन, सो मच डिस्कशंस, बाद में जाके ये लोग स्लोली ग्रेजुअली वो पर्सन के साथ एक कनेक्शन फील करते हैं। But whenever they are into a relationship, they are very true to their heart. They are true lover, genuine true lover. They are completely devoted to that person and like completely invested in that relationship or that kind of commitment। क्योंकि यहाँ पर ऐसे लोग डिवोशन को दिखाता है। डिवोशन मतलब उनके लिए अभी सामने वाले को एक्सेप्ट किया है एज अ लाइफ पार्टनर और एज अ लव पार्टनर, तो वो फाइनल चीज़ है उनके लिए, फिर वो ख़त्म। वहाँ पर वो फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते, वो ऑप्शंस नहीं सोचते हैं कि अच्छा ये वर्कआउट नहीं किया कि क्या हो गया। वो अभी कम्प्लीटली डिवोटेड है यहाँ पर, तो इतने हद तक वो इन्वेस्ट हो जाते हैं वो रिलेशनशिप में कि जिसके बियॉन्ड वो सोच नहीं सकते हैं कि अच्छा ये नहीं वर्कआउट हुआ तो क्या हो सकता है। वो कम्प्लीटली डिवोशन वाला एंगल यहाँ पे देखने मिलता है। बट व्हेनेवर अगर ऐसे लोगों का ब्रेकअप होता है तो वो इनको कम्प्लीटली हिला देता है। ऐसे लोगों को ब्रेकअप में जाना मतलब हम कहते हैं ना बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म हो जाना और नियर टू डेथ लाइक सिचुएशन फील होना, क्योंकि इट्स लाइक ब्रेक बियॉन्ड रिपेयर, ऐसी काइंड ऑफ सिचुएशन इनके लिए हो जाती है जब ये लोग ब्रेकअप से गुजरते हैं। तो इट टेक्स टू मच टाइम फॉर देम टू ओवरकम, टू मूव ऑन, बिकॉज यहाँ पर उनके लिए वो एक्सेप्टेंस आना बहुत ज़रूरी होता है, और वो बहुत टाइम के बाद आता है कि अच्छा कि इनके बगैर भी लाइफ हो सकती है, कि अच्छा इनके बगैर भी यू कैन अलाइव, यू कैन बी लिव विद समवन, यू कैन फाइंड अदर लव एज वेल। तो वो इनको डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लगता है, दैट्स वाई। एंड उसके बाद ये लोग काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाते हैं। मतलब आफ्टर द ब्रेकअप दे ट्रांसफॉर्म लाइक अ completely different person, their perspective changes like related to
मैरिज मैटर्स और द रिलेशनशिप मैटर्स कम्प्लीटली 360 डिग्री। तो यहाँ पर वो चेंजेस इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा देखने मिलते हैं। दे कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म इनटू अ सॉर्ट ऑफ स्पिरिचुअल पर्सन वेर दे आर वेरी मच नाउ बी अवेयर, लाइक अच्छा कैसे कैसे यहाँ पर इंसिडेंट्स हो सकते हैं, और ये लाइफ के रिलेटेड उनको ज़्यादा नॉलेज आ जाता है। देन काफ़ी लोग ये समझते हैं कि वीनस का कंजंक्शन हो गया है केतु के साथ, तो जो वीनस है वो वेल्थ एंड मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स को दिखाता है और केतु है वो डिटैचमेंट को दिखाता है। तो दैट बिकॉज के अभी केतु डिटैचमेंट को दिखा रहा है, तो ऐसे लोगों को मटेरियलिस्टिक चीज़ों के साथ अटैचमेंट होगा ही नहीं। बट दैट इज़ नॉट द ट्रू केस। यहाँ पर जब भी केतु डिटैचमेंट देता है तो वो पहले अटैचमेंट भी देता है, क्योंकि अटैचमेंट के बगैर डिटैचमेंट पॉसिबल ही नहीं है, राइट। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये लोग को मटेरियलिस्टिक चीज़ों से लगाव नहीं होता है, इनको लगाव होता है मटेरियलिस्टिक चीज़ों से, पर स्पेसिफिक एरियाज़ में होता है। मतलब स्पेसिफिक मटेरियलिस्टिक चीज़ों में इनको हाईली इंटरेस्ट होता है। दे आर हाईली सिलेक्टिव इन द चॉइस ऑफ मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स। कुछ कुछ चीज़ों में उनका बहुत ही हाई मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स हो सकता है, और ये काफ़ी प्रैक्टिकली वो अपना मटेरियलिज्म है वो प्रेजेंट करते हैं। वॉट एवर द लव, उसको काफ़ी प्रैक्टिकली ये लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। ऐसा नहीं है कि राहु वाला जो इंसान होगा ना, वीनस राहु वाला इंसान, वो कुछ भी करेगा। उसको फ़ोन चाहिए है तो वो लोन लेगा, वो आईफोन लेगा, वो शो ऑफ करेगा। दैट कुड पॉसिबल, बट वीनस केतु वाला का ये नहीं कर सकता है। वो उसको प्रैक्टिकली उसके लिए क्या पॉसिबल है वो देख के समझ के वो सिलेक्टिव मटेरियलिज्म की तरफ आगे बढ़ता है। और मैंने जो डिस्कस किया राहु और वीनस के कंजंक्शन में, कि जो राहु और केतु है वो पिंग पोंग सिचुएशन की तरह वर्क करते हैं, एक लूप में वर्क करते हैं। तो यहाँ पर वो सेम चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होती है, क्योंकि इसके एग्जैक्ट अपोजिट राहु भी होगा, ये कंजंक्शन के एग्जैक्ट अपोजिट, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है कि sometimes they become very materialistic, they want a materialistic pleasures and things, and sometimes they become very much spiritual, like they want a spiritualism in their life, they want to experience spirituality, they want to connect with higher consciousness, and ये situation completely टर्न ऑन ऑफ होती रहती है उनकी लाइफ में। ये सिचुएशंस कभी ट्रिगर हो जाएंगी बेस्ड ऑन सर्टन दशाज, सर्टन एक्टिवेशन, सर्टन ट्रांजिट्स, और ये हमेशा इनकी लाइफ में चलता रहता है। बट इवेंचुअली ये लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं टू अ स्पिरिचुअल पर्सन। इसको हम डीपली समझेंगे व्हेन वी डिस्कस द राहु इन एवरी 12 हाउस एंड केतु इन 12 हाउसेस एंड द रिजल्ट्स ऑफ राहु केतु एक्सिस इन द एवरी ज़ोडिएक साइन, राइट। तो हम उसको ये 3 वीडियोस में डिटेल में कवर करेंगे राहु केतु के एनालिसिस के बारे में। और अगर हम वीनस केतु की बात करें इधर, तो ये इनकी लाइफ में ऐसा देखने मिलता है कि अगर इनको जो मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स चाहिए है वो मिल गया किसी भी तरीके से, उनकी मतलब डिज़ायर्स फुलफ़िल हो गई और उनको सेटिस्फैक्शन मिल गया वो जो चीज़ चाहिए थी उससे, देन वो फिर उनको सडनली वो ऐसा रियलाइज़ होता है, अच्छा मुझे तो लगता था ये चीज़ मुझे हैप्पीनेस देगी, ये मुझे अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन देगी, ये चीज़ मुझे अल्टीमेट पीस दे सकती है, बट उससे तो मुझे सेटिस्फैक्शन, पीस, हैप्पीनेस मिली ही नहीं जो मुझे जितनी हद तक मुझे डिज़ायर थी। तो तब उनको वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ वो आगे बढ़ते हैं, वो रियलाइजेशन होता है और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ उनका जो मतलब कनेक्शन था वो टूटता जाता है, वो अटैचमेंट कम होता जाता है, एंड स्लोली दे बिकम a kind of spiritual person where they do not have any sort of materialistic desires in the later part of their life. मैंने जितने भी लोगों के चार्ट में ये कंजंक्शन देखा है, उन्होंने कभी ना कभी तो एक ब्रेकअप फेस किया ही है, और अ ब्रेकअप और हार्ट ब्रेक लाइक सिचुएशन उनकी लाइफ में, कि उनको कभी ना कभी रिजेक्टेड फील हुआ है इन द लव, और बिट्रेयल इन द लव। ये इनको फीलिंग कभी ना कभी आई ही होगी, क्योंकि ये मेजॉरिटीली ऐसे लोगों को ट्रांसफॉर्म करती है उसके बाद, एंड दैट्स वाई ये इनकी लाइफ में कभी ना कभी आता ही है, हार्ट ब्रेक या फिर ब्रेकअप। और इसी की वजह से इनमें एक छोटा सा हल्का सा फियर भी होता है टू गेट इन टू अ रिलेशनशिप, के अगर मुझे कोई सेकंड अटैचमेंट होती है नाउ, सो फिर क्या होगा। और इवन चूजिंग पार्टनर फॉर मैरिज, तो वहाँ पर भी उनको
कुछ हल्की सी इनसिक्योरिटीज़ हो सकती है। नाउ व्हाट अगर इनसे मतलब कनेक्शन जुड़ा नहीं उस लेवल का जिस लेवल का हमको चाहिए है, या फिर उतने हद तक जुड़ के भी वो बाद में टूट गया, या फिर ऐसे उनके व्हाई, व्हेन, हाउ ये क्वेश्चंस आते रहते हैं, उनके थोड़ी बहुत इनसिक्योरिटीज़ आती है इस वजह से। और मैंने देखा इनको परफेक्शंस भी चाहिए होता है। केतु एक सॉर्ट ऑफ परफेक्शन को भी दिखाता है कि उनको एक परफेक्शन चाहिए होता है इन देयर पर्टिकुलर थिंग्स। लाइक वो एक पर्टिकुलर चीज़ देखेंगे, खरीदेंगे सपोज, तो एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड की होगी, या फिर उनको अभी मैरिज के लिए स्पाउस को देखना है, लाइफ पार्टनर को चूज़ करना है, तो उनमें एक पर्टिकुलर चीज़ देखेंगे, परफेक्शन, मतलब उनको जैसा चाहिए वो वैसा क्वालिटीज़ उनमें है कि नहीं है। या फिर हाउ दे प्रेजेंट देमसेल्व्स, तो उसमें भी वो लोग पर्टिकुलर हो सकते हैं। इवन ये अगर फर्स्ट हाउस में, फोर्थ हाउस में, ऐसे हाउसेस में बन रहा है तो यहाँ पर ऐसे भी काइंड ऑफ कंजंक्शन बनते हैं। अगर ये नाइन्थ हाउस में, सेवन्थ हाउस में, फोर्थ हाउस में बनता है तो ये इनकी वेडिंग को लेकर, वेडिंग इवेंट को लेकर भी काफ़ी पर्टिकुलर हो सकता है कि उनको वेडिंग इवेंट ऐसी चाहिए है, वैसी चाहिए है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो मैं जो सिलेक्टिव मटेरियलिज्म की बात कर रहा हूँ, तो वो यहाँ पर वो अप्लाई वैसे हो सकती है। बट हमको ये देखना पड़ता है राहु केतु के केस में कि वो एक्चुअल में वर्कआउट कैसे हो रहा है, क्योंकि जहाँ पर केतु का डिपॉजिटर बैठा होगा वहाँ पर से इफ़ेक्ट कैसे आ रहे हैं वो भी देखना होता है जब भी हम राहु केतु के रिजल्ट्स को एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पर हम कंजंक्शन अगर एनालाइज कर रहे हैं तो केतु के डिस्पोजिटर को भी हमको देखना पड़ता है कि वो कैसे बैठा है, कहाँ पर बैठा है, कौन से जगह पर बैठा है, तो उसके ऊपर भी रिजल्ट्स डिपेंड करते हैं। So I hope you have loved this video. If you have, then please you can like and hype this video. And if you want personal reading or personal consultations from me, please check out the email address given in the description box. And we will meet in the next video. Till then, bye bye.